माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है। इस चैप्टर को हम पूरे तरीके से कवर करेंगे और इस चैप्टर के हर एक पॉइंट को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी आपको बताया जाएगा कि कौन सा पॉइंट से क्वेश्चन किस प्रकार बनता है और आपको क्या आंसर देना है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर या पहला टॉपिक है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लें हमारे पास प्रकाश क्या होता है। जैसा आपने पढ़ रखा है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि बिना प्रकाश के हमें कोई भी चीज नजर नहीं आती। मतलब कि जब हम प्रकाश हमारे पास अगर नहीं होगा तो हम कोई भी वस्तु को आसानी से देख नहीं पाएंगे। तो एक प्रकार से हमारे पास ये क्या हो गया, प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जो वस्तुओं को देखने के लिए क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। क्योंकि क्योंकि जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमें कोई भी चीज नजर नहीं आती। तो इसका मतलब अंधेरे में हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही है क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं है। तो इसलिए हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होगी और आवश्यकता के प्रकार हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। अब प्रकाश के कुछ गुण भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। जैसे कि प्रकाश से तो क्या होती है, सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। अच्छा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो हम जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जिसको स्मॉल सी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ये हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल। और उसके साथ साथ और किसी माध्यम में प्रकाश चाल, तो अगर प्रकाश का माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब कि अगर निर्वायु में या निर्वात में प्रकाश चाल इतनी होगी तो जल में या कांच में इसकी चाल क्या होगी, इससे कम होगी, क्योंकि वो और भी ज्यादा सघन माध्यम है, ठीक है। तो इन सारी बातों को हम अच्छे से बताते हैं। और क्या है प्रकाश, तो प्रकाश किसी ठोस वस्तु से टकराकर अगर टकराएगी तो क्या हो जाती है, वापस लौट आती है। इस घटना को क्या बोलते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और क्या पढ़ा है हमने प्रकाश के गुण में, कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी चलती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में भी चलती हैं। और उसके साथ साथ प्रकाश क्या होता है, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब माध्यम का क्या मतलब है, तो जैसे अगर हम कोई चीज बोलते हैं तो वायु में कंपन होने के कारण हमारी जो आवाज है वो दूसरे तक आसानी से पहुंचती है। लेकिन प्रकाश को चलने के लिए यहाँ पर किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब कि अगर हम बोलते हैं तो हमारी आवाज आप तक पहुंचती है किसके जरिए, कान के जरिए। और कहाँ पर, माध्यम में, जब हमारे पास वायु होता है। तो अगर हम अंतरिक्ष में जाकर बोलते हैं तो हमारी आवाज नहीं जाती क्योंकि वहां पर माध्यम नहीं है। तो अर्थात आवाज या ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश को चलने के लिए हमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये एक प्रॉपर्टी इसकी, ठीक है। ये हुए प्रकाश के कुछ गुण, ठीक है। और क्या पढ़ा है हमने प्रकाश गुण में, तो ये भी पढ़ा है कि प्रकाश अगर एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग में क्या, अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब सारी टॉपिक को हम क्या करेंगे, पूरा कवर करेंगे और आपको सारी बातों को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है तो देखते चलते हैं। जहां पर जो हमने लिखा हुआ है कि प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर लौटाना। अब टकरा कर लौटाना मतलब परावर्तन का मीन्स होती है, मीनिंग टकरा कर लौटाना। तो इसलिए प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन का अर्थ होगा कि प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकरा कर लौटाना। मतलब जब भी प्रकाश किसी पृष्ठ से टकरा कर वापस लौट आती है तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमने एक लाइन दिखाई है। जब इस लाइन पर कोई प्रकाश की किरण जैसे ये आ रही थी, क्या हुआ, जैसे यहाँ पर टकराई तो क्या हो गई, उसी माध्यम में वापस लौट गई नहीं लौट गई। ये हमारा प्रकाश का परावर्तन है। ऐसे जब हम झील में, देखो ये लड़का जाया कर रहा है, झील में देख रहा है तो इसकी इसकी परछाई नजर आ रही है। क्यों, क्योंकि जब ये प्रकाश ऊपर से नीचे गई तो नीचे से फिर क्या हो रही है, ऊपर आ रही है। तो इसी कारण इसकी परछाई नजर आ रही है। और जब हम शीशे को सूर्य के सामने चमकाते हैं तो जो सूरज के चमकने के बाद शीशा भी क्या होता है, दीवार पर प्रतीत होता नहीं होता, उसकी परछाई बनती है। मतलब शीशा क्या अगर दीवार पर चमकता है तो कहीं ना कहीं ये भी प्रकाश का क्या है, परावर्तन है। आगे चलते हैं। तो इसलिए अगर हम इसकी परिभाषा पूछें प्रकाश का परावर्तन क्या है तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि किसी स्रोत से चलती हुई प्रकाश की किरण जब किसी चिकनी व चमकदार तल से टकराती है तो टकराने के बाद उसका अधिकतम भाग वापस लौट आता है, इस माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट आ जाता है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। और देखते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन से आपको ये बात समझ में आ गई कि प्रकाश की किरण का किसी ठोस या चिकने चमकदार तल के तल से टकराकर वापस लौट आने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का
परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के अंदर जो जो पद आएंगे उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि एक होता है आपतित किरण। अब आपतित किरण क्या होता है? पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और दूसरा क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होती है? पृष्ठ से टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और तीसरा आता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? ये आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर टकराती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या जहां से मुड़ती हैं, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु कहते हैं। अगला आता है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? किसी पृष्ठ पर खींची गई लंबवत रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। जैसे यहाँ पर अगर हम एक पृष्ठ ले लें और इस पृष्ठ पर हमें एक ऐसी रेखा खींचनी जो पृष्ठ से क्या करे? 90 अंश का कोण बना, तो हमें ऐसी सीधी सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी। ये सीधी लाइन क्या कर रही? पृष्ठ से, अगर ये हमारा पृष्ठ होगा तो ये एक हमने ऐसी रेखा खींची जो क्या करे? पृष्ठ से 90 अंश का कोण बना रही है, इसलिए ये वाली जो रेखा होगी हमारी क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। इसलिए अगर प्रकाश के अपरावर्तन घटना में जिस बिंदु पर अपरावर्तन होगा उस बिंदु पर खींचा गया सीधी रेखा जो 90 अंश का कोण बनाएगी उसे क्या कहेंगे? हम अभिलंब कहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा अभिलंब कहलाती है। ठीक है। या ऐसा भी बोल सकते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उस पर खींची गई लंबवत रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। ठीक है। और आगे चलते हैं तो आपको इसको हम एक इमेज के तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे पास क्या है कि एक हमने ले रखा है पृष्ठ। ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास क्या है कि ये पृष्ठ है जिसको हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। और ये परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए? ये परावर्तक पृष्ठ हमने ले रखा है चमकदार। तो मान लिया हमारे पास एक चमकदार पृष्ठ है। अब अगर इस पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण किसी स्रोत से चलकर आ रही होगी तो क्या होगा? ये जैसे ही टकराएगी यहाँ पर उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? ये वापस लौट जाएगी। ठीक है। तो इसलिए किसी स्रोत से चलती हुई प्रकाश किरण टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर परावर्तन की घटना हुई। ठीक है। तो अगर ये परावर्तन घटना हो गई है तो अब यहाँ पे इसके बिंदु की बात करते हैं जिसके अंदर परिभाषा आई थी। सबसे पहले ये किरण जो आ रही है हमारे आने वाली किरण, ये वाली हमारी कौन सी किरण होगी? आपतित किरण। जो तल की ओर देखिए आ रही है, इसलिए हमारी ये कौन सी किरण हो जाएगी? आपतित किरण। और उसके बाद तल से टकराने के बाद ये वाली किरण हमारी क्या हो रही है? रिटर्न जा रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? परावर्तित किरण। ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण। अगला हमने पढ़ा था आपतन बिंदु। देखो ये किरणें और ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर टकरा रही है वो वाला ये बिंदु हम नाम देते हैं पी। इस बिंदु पी पर टकरा रही है इसलिए हम बोल सकते हैं हमारा कौन सा बिंदु होगा? आपतन बिंदु होगा जहां पर दोनों किरणें मिलती हैं। अब हमें क्या अगला टॉपिक पढ़ा था हमने? अभिलंब। अभिलंब क्या बताया आपको हमने? कि जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा। देखिए अगर बिंदु पर हम एक ऐसी रेखा खींचते हैं तो ये हमारी लंबवत रेखा क्या हो जाएगी? अभिलंब हो जाएगी। ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे? अभिलंब कह देंगे। अब अभिलंब के बाद आएगा कि अब आता है यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण, जिसको आपको समझना है। अब देखिए आपतन कोण क्या होता है? जैसे ही हम अभिलंब रेखा खींचेंगे हमें दो कोण मिलने स्टार्ट होंगे। एक कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच बन रहा है ये वाला, और एक कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बन रहा है। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं वह कोण जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है उसे हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या नाम देते हैं हम इसको? आपतन कोण। इसको प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल आई से। और जो कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है उसे क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली क्या बात है? जब भी हम कोण नापेंगे तो इस अभिलंब से ही नापा जाता है। कोई कोण जब भी नापा जाता है तो याद रखना, जब भी कोई कोण नापते हैं हम कहाँ से नापते हैं? हमेशा अभिलंब से ही कोण नापते हैं। ये हमारा जो अभिलंब है इससे ही हमें क्या करना है? कोण को नापना है। इसलिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाएगा। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण, जिसको हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हुआ हमारे पास प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। अब आपसे क्या पूछता है? अब आपसे जो पूछता है कि प्रकाश का, देखिए यहाँ पर लिखा ना आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। परावर्तन कोण क्या कहलाता है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अब यहाँ पर क्या करना है? आपको एक बात याद रखनी है। बात क्या याद रखनी है? कि प्रकाश का परावर्तन जो है कब होगा? जब हमारे पास अपारदर्शी वस्तुएं होंगी। कैसी वस्तु होंगी? अपारदर्शी। अब अपारदर्शी वस्तु क्या है? जिसकी दूसरी ओर न देखा जा सके, जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर, ये सब हमारे पास क्या है? ऐसी वस्तु जिसकी दूसरी ओर हम देख नहीं सकते। जैसे दीवार हो जाए, दीवार की दूसरी ओर हम देख नहीं सकते, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये ऐसी वस्तुएं हमारी अपारदर्शी वस्तुएं। ठीक है। जैसे हम
किताब ले लें, किताब के दूसरी साइड हमें नजर नहीं आ रहा है ना, तो ये भी हमारा अपारदर्शी वस्तु होगी। ये वो प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यहाँ पर हमने देखो इसको इमेज से आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए आने वाली किरण है आपतित किरण, और टकरा कर जाने वाली किरण क्या है, परावर्तित किरण है। ठीक है, और ये ग्रीन वाली लाइन क्या है, अभिलंब है, और ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण है। अब आते हैं यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो याद रखना, प्रकाश के परावर्तन के हमारे पास कितने नियम है, दो नियम है। अब प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है, परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसका क्या मामला है, मामला ये है कि अगर हम एक प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ लेते हैं, तो हम जैसा कि जानते हैं प्रकाश किरण अगर यहाँ से आएगी तो प्रकाश किरण यहीं से ही क्या होगी, मुड़ जाएगी। ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा कोई प्रकाश किरण यहाँ से आई और निकल यहाँ से रही है, ऐसा नहीं होता ना। इसका मतलब लाइट जहां से ही टकराएगी वहीं से ही जस्ट मुड़ना स्टार्ट कर देगी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों क्या होंगे हमेशा, और अगर इस बिंदु पर खींची गई सीधी रेखा अभिलंब, ये तीनों क्या होंगे, हमेशा एक ही जगह पे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपतित किरण यहाँ होगी, परावर्तित किरण यहाँ होगी और आपका विलंब यहाँ होगा। ये ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, हमेशा तीनों क्या होंगे, तीनों एक ही जगह पर होंगे। ये पहला नियम कहता है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, और उसके साथ साथ आगे चलते हैं, और उसके साथ साथ क्या चलते हैं कि अब देखिए यहाँ पर दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण जिसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण कैसा कोण है हमारे पास, परावर्तन कोण। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब बराबर से क्या मतलब है कि प्रकाश की किरण जितने कोण से आती है उतने कोण से ही ये वापस जाएगी। अगर प्रकाश की किरण 45 अंश के कोण से आ रही है 45 अंश से जाएगी, और अगर प्रकाश किरण 60 अंश के कोण से आ रही है 30 अंश के कोण से आ रही है 30 अंश के कोण से ही जाएगी। तो इसलिए ये दूसरा नियम भी कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इसलिए शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होगा, बराबर होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है, आपको देखो यहाँ पर जो रिमार्क करके लिखा है, लिखे लिखा है कि प्रकाश का परावर्तन सभी दर्पण के लिए सत्य है। दर्पण के लिए सत्य मतलब जो प्रकाश का परावर्तन की घटना होती है वो दर्पण में भी लागू होती है, प्रकाश के परावर्तन की घटना। ठीक है, अब दर्पण चाहे समतल हो चाहे गोली हो, इससे हमें लेना देना नहीं है। तो ये पहला हो गया पॉइंट। दूसरा आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि अगर आपतित किरण लंबवत आती है तो परावर्तन कोण क्या होगा, शून्य होगा। अब इसको कैसे समझें, तो देखिए यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास ये परावर्तक पृष्ठ है। अब कोई प्रकाश किरण कैसे आ रही है, आपतित किरण जो है लंबवत आ रही किसके, अभिलंब के। तो इसका तो अगर ये अभिलंब होगा तो इसके लंबवत अगर कोई प्रकाश किरण आएगी तो देखिए जितना सीधी आएगी उतनी उल्टे जाएगी। तो इसका मतलब अगर अभिलंब के समांतर आएगी या तल के लंबवत आ रही है तो उतने ही कोण से वापस चली जाएगी। तो अब अगर हम आपसे पूछे बताओ कितने अंश का कोण बनेगा, देखिए कोण हमेशा अभिलंब से नापा जाता है, इसलिए अंश का कोण बन जाएगा कितना, 0 डिग्री। ठीक है, इसलिए आपको ये बात याद रखनी है, अगर अभिलंब के लंबवत आती है या अभिलंब के समांतर आती है तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आपको परावर्तन समझ में आया होगा, इससे संबंधित परिभाषा भी समझ में आती है। अब अगला टॉपिक चलते हैं जिसका नाम है दर्पण। दर्पण क्या है, दर्पण जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारे पास कोई कांच का टुकड़ा होगा, सपोज दैट हमारे पास क्या है कि कांच का टुकड़ा है, या हम ऐसे कोई राउंड टाइप का कांच का टुकड़ा ले लें, इसके एक साइड क्या कर दें, सिल्वरिंग कर दें। क्या कर दें हम, सिल्वरिंग या पेंट कर दें। जैसे हम क्या करें, किसी कांच का टुकड़ा था उसके आर पार दिखाई दे रहा था, हमने क्या कर दिया उसके एक साइड ऐसे पेंटिंग कर दी, तो पेंटिंग करने से हमारा क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं दर्पण क्या है, तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं दर्पण कांच के टुकड़े का एक भाग होता है जिसके एक ओर क्या होती है, पेंट किया हुआ रहता है, या एक और क्या होती है, सिल्वरिंग की जाती है। ठीक है, या सिल्वरिंग करके प्राप्त किया जाता है। तो अगर हम आपसे दर्पण का निर्माण कैसे होता है, क्या बताएंगे आप, कि जब किसी कांच के टुकड़े के एक ओर क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है या सिल्वरिंग कर दी जाती है, तो प्राप्त जो वस्तु होगी उसे क्या बोलेंगे, हम दर्पण बोलेंगे। ठीक है, अब आता है यहाँ पर दर्पण के प्रकार। तो हम जैसा कि जानते हैं दर्पण हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण
और दूसरा होता है गोली दर्पण। अब समतल दर्पण और गोली दर्पण क्या है, थोड़ा सा इसको हम आपको समझाते हैं। तो याद रखना समतल दर्पण और गोली दर्पण को कैसे समझाते हैं हम आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समतल दर्पण। अगर हम यहाँ पर एक प्लेन मिरर लें, समतल को बोलते हैं इंग्लिश में प्लेन, तो ये हो गया हमारे पास प्लेन मिरर और दूसरा क्या हो गया, राउंड मिरर, ठीक है। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि समतल दर्पण क्या होता है, क्या बताएंगे, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक मतलब जहां पर प्रकाश किरण टकराती है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, उसको हम समतल दर्पण बोलते हैं। और ऐसा दर्पण जिसका एक पृष्ठ क्या हो, गोल हो, क्या होता है, गोल हो, या जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोली होता है। जैसे यहाँ पर देखो हमने गोली पृष्ठ ले लिया, ये, या तो इसको हम ऐसे बना दें, चाहे ये दोनों कैसे हैं, ये हमारे गोली दर्पण, क्यों, क्योंकि इनका जो पृष्ठ है वो कैसा है, गोली है। तो इसलिए दर्पण दो प्रकार का हो जाएगा, समतल दर्पण जिसका पृष्ठ समतल होता है, और गोली दर्पण जिसका पृष्ठ क्या होता है, गोली होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर ये मिरर लगा हुआ है, ये प्लेन मिरर है, और ये वाला क्या है, राउंड मिरर या स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, जो रोड के किनारे आपको अक्सर दिखाई देता है, इस टाइप का मिरर, ठीक है। तो अब आता है यहाँ पर समतल दर्पण की बात करते हैं। समतल दर्पण के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है। तो याद रखना ये क्वेश्चन हम आपसे अभी हम पूछेंगे, समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो आवर्धन को हम समझते हैं, पहले पहले हम समतल दर्पण की बात कर लें। अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब देखते हैं सबसे पहले समतल दर्पण है क्या। तो समतल दर्पण कांच का एक ऐसा भाग होता है जिसकी फोकल दूरी क्या होती है, अनंत होगी। अनंत होने का कारण क्या, उसका पृष्ठ प्लेन है, तो प्लेन होगा, इसका कोई रेडियस होगा नहीं, इसलिए फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। समतल दर्पण की बात करते हैं। समतल दर्पण क्या होगा, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव आभासी, सीधा और समान आकार का होता है। ये भी आपको याद रखना है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और समान आकार का होगा, ठीक है, चाहे वस्तु को दर्पण से कितनी ही दूरी पर रखा क्यों ना जाए। तीसरा पॉइंट जो हमें याद करना है समतल दर्पण से, वो क्या है कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब आया ना, तो आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, पर्दे पर मतलब उसकी कोई परछाई नहीं बनेगी। ये हो गया हमारे पास समतल दर्पण और समतल दर्पण की कुछ बातें। अब आप समझने की आप पूछे समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, तो याद रखना आवर्धन का फार्मूला होता है हमारे पास प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं हम, आवर्धन कहते हैं। अब आप जानते हैं कि अब समतल दर्पण में जितना बड़ा प्रतिबिंब होता है उतना ही बड़ा वस्तु होती है, या जितनी बड़ी वस्तु को उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब दोनों आपस में कटकर वैल्यू कितनी दे देंगे, एक दे देंगे। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसलिए वस्तु को अगर सीधी रखेंगे तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, सीधा बनेगा। मतलब अगर इसके लिए पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव डिवाइड करें तो पॉजिटिव आएगा, और दोनों की आपस में वैल्यू बराबर, तो इसलिए 1 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, +1 होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई समतल दर्पण। अब बात चलते हैं हम दूसरा जो दर्पण है जिसका नाम है गोली दर्पण। अब गोली दर्पण क्या है, तो गोली दर्पण जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, क्या बताया था अभी हमने कि जब हम कांच के एक गोले के एक भाग पर क्या करते हैं, पृष्ठ पर प्रिंट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, गोली दर्पण। लेकिन गोली दर्पण में आपको ये बात याद रखनी है, गोली दर्पण क्या होता है, जिसका पृष्ठ क्या होता है, गोली हो। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है, क्या लिखा है कि वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का, खोखला गोला है ना, खोखला मतलब कि गोले टाइप का होगा पृष्ठ, और उसका कोई कटा हुआ भाग होगा, और जिसके एक साइड क्या होगा, पेंट किया होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, गोली दर्पण बोलते हैं। अब आइए देखते कैसे हम गोली दर्पण बनाया जाता है। मान लीजिए हमने एक गोला टाइप का क्या लिया है, कांच लिया, ठीक है, ये गोली कांच लिया। अगर हम इसको बीच से हम क्या करेंगे, ऐसे कट करेंगे, जैसे आप एक बॉल को कट करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे कोई एक पृष्ठ, एक भाग ऐसे प्राप्त होगा, देखते जाइएगा, एक भाग आपको ऐसे प्राप्त होगा, और दूसरा भाग इधर बना देते हैं हम थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरा भाग जो प्राप्त होगा आपको, दूसरा भाग इस टाइप से प्राप्त होगा। अब आपके पास क्या होगा, कांच के एक टुकड़ा मिल गया हमें। अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि अंदर वाले भाग पर पेंट करें या बाहर वाले भाग पर पेंट करें। तो अगर हम क्या करते हैं, बाहरी पृष्ठ पर पेंट करते हैं, तो प्रकाश क्या होगा, बाहरी पृष्ठ पर ये प्रिंट करेंगे तो प्रकाश अंदर से आएगा, और अंदर से क्या हो जाएगा, वापस चला आएगा। और अगर हम इसके अंदर वाले भाग पर पेंट करेंगे तो प्रकाश क्या होगा, बाहरी पृष्ठ से टकराएगा और बाहरी पृष्ठ से वापस चला जाएगा। इसका मतलब गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार का। अब एक होता है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, दूसरा कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। अब देखा जाए तो अवतल दर्पण क्या होगा, तो जब हम
गोलीय खंड के बाहरी पृष्ठ पर, देखिए हमने बाहरी पृष्ठ लिखा है ना, बाहरी पृष्ठ पर क्या करते हैं, पिंड कर देते हैं और प्रकाश कहाँ से प्रवर्तित होता है, प्रकाश का परावर्तन अंदर या दबे हुए तल से होता है, तो इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। और इसका उल्टा बोल दिया जाएगा उत्तल दर्पण। वो कौन सा दर्पण होगा, जब हम गोलीय खंड के आंतरिक भाग पर मतलब अंदर वाले भाग पर पिंड कर देते हैं और प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है, बाहर से हो या उभरे हुए तल से होता है, तो ऐसे दर्पण को क्या कहा जाता है, हमारे पास उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, किताबों में या अदर जगहों पर जब हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण को हम क्या करते हैं, इस टाइप से बनाते हैं और अवतल को इस टाइप से। देखिएगा उसे, अगर हमें बनाना है अवतल दर्पण तो हमने पहले क्या लेंगे, कांच का ऐसे गोली भाग लेंगे और इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या कर दिया जाएगा, इस टाइप से पेंट कर देंगे, तो प्रकाश क्या होगा, अंदर से आएगा और अंदर से बाहर चला जाएगा। इस घटना को, इस दर्पण को क्या बोलेंगे हम, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको हम, अवतल दर्पण। और जो दूसरा दर्पण है वो क्या हो जाएगा, अब देखिए मान लिया हम इसको इस टाइप से ही बनाते हैं तो अंदर पेंट करेंगे तो अब प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा, प्रकाश का परावर्तन बाहर से होगा। ये हमारा उत्तल तो हो गया, लेकिन किताबों में हम इस टाइप से बना हुआ देखते हैं। अब कहोगे इस टाइप से क्यों बनाया जाता है, इस टाइप से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि प्रकाश हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से डाली जाती है, इधर से डाली जाती है दर्पण में, तो इसलिए परावर्तक पृष्ठ हमारा लेफ्ट साइड होना चाहिए। इसलिए परावर्तक पृष्ठ को जब हम लेफ्ट साइड करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इस टाइप से इसको रखना पड़ेगा। इसलिए लेकिन प्रकाश देखो कलई कहाँ किया गया, अंदर ही किया गया है ये, इसलिए प्रकाश बाहर से आएगी और बाहर से ही चली जाएगी। इसलिए हम अवतल दर्पण को इस तरह से बनाते हैं और उत्तल दर्पण को इस तरह से बनाते हैं। अब आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। दर्पण के प्रकार, तो हमने लिखा ना दर्पण दो प्रकार का, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण में क्या लिखा है, यदि गोलीय खंड पर पालिश या रंग इस प्रकार किया जाए कि प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो, दबे हुए तल से हो, तो इस प्रकार बना दर्पण क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और अगर हम क्या करते हैं, गोलीय खंड पर पालिश या रंग इस प्रकार करें कि प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो, उभरे हुए तल से हो, तो इस प्रकार बना दर्पण क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा दर्पण और दर्पण के प्रकार और इससे की संबंधित परिभाषा। ठीक है, अब आती है दर्पण के प्रकार और दर्पण कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगला टॉपिक। जैसे यहाँ पर देखिए हमने बनाया भी हुआ, ये हमारे देखो क्या कर रखा है, ये जो कलई कर रखा है ये बाहरी पृष्ठ पर कर रखा है और प्रकाश का परावर्तन अंदर से हो रहा है। और यहाँ पर देखिए इस वाले घंटे पर हमने अंदर पेंट कर रखा है, प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो रहा है, बाहर से हो रहा है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। अब यहाँ पर देखिए आपको दो बातें याद रखनी है, रिमार्क का हमने लिखा है, रिमार्क में क्या दो बातें याद रखनी है, देखो पहली बात यहाँ पे लिखा गया है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, वस्तु से छोटा तथा आभासी होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। मतलब ये कि जब भी हम उत्तल दर्पण लेंगे तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनता है। अब वस्तु से छोटा होगा तो जब हम आवर्धन का मान निकालेंगे तो आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान 1 होता है, तो सॉरी आवर्धन का मान प्लस होता है, और छोटा होगा तो प्रतिबिंब अगर वस्तु से छोटी होगी तो ऊपर की वैल्यू क्या होगी, छोटी रहेगी और नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू 1 से छोटी मिलेगी, मतलब 0.2 या 0.5 समथिंग आएगा। ये 1 से छोटी है कि नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर आप उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा और उससे छोटा बनेगा तो उसका आवर्धन a+1 न होकर क्या होगा, +1 से क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होता है। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। दूसरा पूछा जा रहा है यहाँ पर, बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि गोलीय खंड पर जो पालिश करते हैं वो किसके करते हैं, हम लेड ऑक्साइड या जिसको हम सिल्वरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, सिल्वरिंग बोलते हैं, इसका हमें पेंट करना पड़ता है। अब आता है यहाँ पर गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। ठीक है, अब दर्पण संबंधित परिभाषा में देखिए सबसे पहले आ रहा है हमारे पास दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है। वक्ता केंद्र क्या लिखा है हमने, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहा जाता है, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है। अभी आपको हम इसको समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं, बात है यहाँ पर वक्ता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहलाती है, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। अब आ रहा है यहाँ पर मुख्य अक्ष, वक्ता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ऐसे करके हमने यहाँ पर बहुत से इससे संबंधित परिभाषा लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम आपको इसको नए तरीके से आइए समझाते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमें क्या बताना है, दर्पण से संबंधित परिभाषा। तो देखते चलिए, यहाँ पर हमारा हेडिंग हो जाएगी दर्पण से
संबंधित परिभाषा। अब देखिए दर्पण से संबंधित परिभाषा में क्या क्या आपको मिलेगा। तो दर्पण से संबंधित परिभाषा में सबसे पहले हम लिख रहे हैं दर्पण का ध्रुव। नंबर 1 लिख रहे हैं दर्पण का ध्रुव, जिसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम पोल, इसलिए इसको कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर हमें ऊपर ले लेते हैं अवतल दर्पण और नीचे ले लेते हैं यहाँ पर हम उत्तल दर्पण। अब बताइए अगर हमें अवतल दर्पण बनाना होगा तो क्या करेंगे हम, अवतल दर्पण बनाना होगा कहीं ना कहीं इसके हम बाहरी पृष्ठ पर ऐसे पेंट करेंगे, सिल्वरिंग करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास उत्तर अवतल दर्पण। और ये कौन सा होगा, अंदर भाग पे पेंट करेंगे, तो ये कौन सा दर्पण बन जाएगा हमारे पास, अवतल उत्तल दर्पण बन जाएगा। इसका नाम लिख देते हैं हमारा कौन सा है, ये है हमारा अवतल दर्पण और ये कौन सा हमारे पास उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले आ रहा दर्पण का ध्रुव। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पेंट किया गया है, तो प्रकाश जहां से लेकर जहां तक मुड़ सकता है उतने पृष्ठ को क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। तो परावर्तक तल अगर यहाँ से यहाँ तक है तो इसका मध्य बिंदु ये होगा हमारे पास। तो इसलिए दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे, तो परावर्तक तल का ये वाला मध्य बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव। और ऐसे ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास अगर जो है परावर्तक तल है तो इसका ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, हमारे पास मध्य बिंदु हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, ये वाला बिंदु को क्या बोलेंगे हम, दर्पण का ध्रुव कहेंगे, जिसको हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हम पॉइंट लिख देते हैं, ध्रुव के बाद नंबर दूसरा पॉइंट लिख देते हैं वक्रता केंद्र। क्या लिख देते हैं हम, वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र को इंग्लिश बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए इसको कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता केंद्र क्या होता है ये देखते हैं कि गोलीय दर्पण जिस क्या होगा, जिस कांच के कटे हुए गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। अगर ये इस टाइप से राउंड है तो इसका केंद्र सेंटर इधर होगा, जिसको हम यहाँ लिखेंगे। अगर ये इस टाइप से राउंड है तो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, जिसको हम C से लिखेंगे। तो ये इसका हो गया वक्रता केंद्र। अब हमें नंबर तीसरा पॉइंट लिखना है। तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास, मुख्य अक्ष। क्या होगा हमारे पास, मुख्य अक्ष। अब देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, अगर हम एक ऐसी लाइन खींचें जो केंद्र और ध्रुव से होकर सीधी सीधी निकल जाए तो उसको क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष। तो इसलिए अगर हम कहेंगे एक ऐसी काल्पनिक सीधी रेखा जो दर्पण के ध्रुव और केंद्र से होकर क्या होती है, निकल जाती है, इसको क्या कहेंगे हम, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसलिए ये वाली लाइन हमारी जो अभी हमने खींचा इसको क्या नाम देंगे हम, मुख्य अक्ष। तो अगर आपसे पूछा जाए मुख्य अक्ष किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे, दर्पण के ध्रुव और केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलेंगे हम, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है यहाँ पर फोकस मुख्य, यहाँ पर अगला पॉइंट आता है वक्रता त्रिज्या। क्या आ जाता है यहाँ पर, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या है, तो ध्रुव और केंद्र के बीच एक ऐसा पॉइंट है जो इनके बीचों बीच पाया जाएगा। देखिए ध्रुव और केंद्र के बीचों बीच एक पॉइंट आता कि नहीं आता, सॉरी वक्रता त्रिज्या बताने, तो ध्रुव और केंद्र को जब हम मिलाते हैं तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दूरी मिलती है। ठीक है, ये ध्रुव है ये केंद्र है, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या मिलेगी, एक दूरी मिल जाएगी। तो इस दूरी को बोलते हैं हम वक्रता त्रिज्या। तो अगर आपसे पूछा जाए वक्रता त्रिज्या क्या है तो हम क्या बताएंगे, दर्पण के ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऐसे यहाँ पर उत्तल दर्पण की देखा जाए तो दर्पण के ध्रुव यहाँ पर है और केंद्र यहाँ पर है, इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल R से हम इसको हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला आ जाता है नंबर पॉइंट, अगला लिख देते हैं। अब वक्रता त्रिज्या मिल गई तो अगला पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर हम मुख्य फोकस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मुख्य फोकस की बात करते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस में अगर देखा जाए तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक अवतल दर्पण है, समझना आप इसको, हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे लेते हैं, हमारे पास क्या है कि अवतल दर्पण है। तो मान लिया हमारे पास क्या है कि ये अवतल दर्पण है और ये हमने क्या रखा है, इसका मुख्य अक्ष खींच रखा हुआ, ये इसका क्या है, ध्रुव है और इसका क्या है, ये केंद्र है। तो मान लेते हैं बहुत सी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो रही हैं, समांतर ऐसे चल रही हैं। और जब बहुत सी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो वो दर्पण से टकराएंगी, टकराने पर क्या होगा, उसका परावर्तन होगा। तो परावर्तन होने के बाद देखा यह जाता है कि ये सभी बिंदु क्या होती है, यहाँ से ऐसे आकर ऐसे क्या हो रही है, टकरा कर वापस जा रही हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर हम क्या, कि जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जो चलती हैं, ये आने वाली किरण थी, टकरा कर गिरी जाने वाली किरण, टकराने के बाद जिस बिंदु पर क्या हो रही मिलती है उस बिंदु को क्या कह दिया जाता है, मुख्य फोकस कहेंगे। तो देखते चलिए अब आप इम्पोर्टेंट बात कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होंगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं
किस बिंदु में मिलेंगी? अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में जिस बिंदु पर मिलती हैं, और यह उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें, हमारा कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये ध्रुव हो जाएगा, ये केंद्र हो जाएगा। अब ऐसे इसमें भी प्रकाश किरण समांतर चलती है तो क्या होती है? समांतर आती हैं तो ये क्या हो जाएंगे? ऐसे फैल जाती है। ठीक है, ये ऐसे क्या हो जाती है? इस टाइप से फैल जाती है। तो अब फैल जाएंगे तो इधर तो मिली नहीं, तो हम क्या करेंगे? पीछे साइड इसको हम मिलाएंगे। जब इसको हम पीछे साइड ऐसे डॉटेड लाइन से मिलाते हैं, ऐसे बहुत सी लाइट को मिलाते हैं, तो हमें लगता है ये प्रकाश किरण क्या हो रही है? किसी एक निश्चित बिंदु से क्या हो रही है? आ रही है। इसलिए इस निश्चित बिंदु को क्या बोलेंगे? दर्पण का मुख्य फोकस बोलेंगे। इसको क्या बोला जाएगा? इसमें भी दर्पण का मुख्य फोकस बोलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसकी परिभाषा पूछी जाए कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, क्या बताएंगे हम? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, या उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और उसके साथ साथ जो मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर जो मेन बात आपको याद आती है, वो है अगला पॉइंट जिसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है और आपको समझना है क्या है। ठीक है, तो जब हम मुख्य फोकस और ध्रुव को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें उनके बीच क्या मिलती है? एक दूरी प्राप्त होती है, और दूरी हमेशा ध्रुव से ही नापी जाएगी। और यहाँ पर भी अगर हम थोड़ा सा इसको नीचे करें तो ये क्या हो जाएगा? ये ध्रुव है और ये मुख्य फोकस है, यहाँ से यहाँ तक भी एक क्या होगी? दूरी होगी। तो अब देखते चलिए, तो अगर हम दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस तक जा रहे हैं अवतल दर्पण में, तो हमें क्या करना पड़ रहा है? पीछे साइड जाना पड़ रहा है। मतलब कि जिस ओर प्रकाश चल रही है, प्रकाश को विपरीत दिशा में जाना पड़ रहा है। तो हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और अवतल दर्पण में हमें प्रकाश के विपरीत दिशा में जाना पड़ता है, मतलब पीछे साइड जाना पड़ता है, इस साइड जाना पड़ता है। इसलिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, उस फोकस दूरी को क्या लेते हैं? हम माइनस लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, और उत्तल दर्पण में देखा जाए तो हमें ध्रुव से, ये हमारे पास ये ध्रुव है, और ध्रुव से हमें क्या करना पड़ रहा है? आगे की तरफ जाना पड़ रहा है। इसलिए उत्तल दर्पण का यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो फोकस दूरी कहलाएगी, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसमें हो जाएगी? हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। ये हुआ हमारे पास दर्पण और दर्पण से संबंधित परिभाषा। और उसके साथ साथ दर्पण की, उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, ये सारी बातें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ सारी बातें आपको हमने बता ही दिया है। ठीक है, और अब यहाँ पर कुछ बातें याद रखनी है आपको। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है कि फोकस दूरी धनात्मक, ऋणात्मक, अनंत होती है, लेकिन कभी भी शून्य नहीं होती, चाहे वो दर्पण कोई सा भी हो। दर्पण हमारा कोई भी होगा, लेकिन उसकी जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा क्या होगी? वो हमेशा धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, अनंत हो सकती है, लेकिन जीरो कभी भी नहीं होगी। ये पहला पॉइंट याद रखना आपको। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या सदैव क्या होती है? बाई ओर, मतलब सदैव लेफ्ट हैंड साइड होती है। अवतल दर्पण में हमने आपको बताया था अभी। और समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी और त्रिज्या दोनों क्या होती है? अनंत होती है। और उत्तल दर्पण की बात करें तो हमने क्या बताया? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती हैं? राइट हैंड साइड होती हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर कि फोकस दूरी कैसी राशि है? अचर राशि है। अचर राशि का मतलब ये हुआ, अगर हम एक दर्पण लेंगे तो उसमें केवल एक ही फोकस दूरी है, वो हमारी बदली नहीं जा सकती। इसलिए हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी है वो कैसी राशि है? अचर राशि है, जिसको बदला नहीं जा सकता। और अलग अलग फोकस, अलग अलग हम दर्पण लेंगे या लेंस लेंगे तो उसकी फोकस दूरी भी क्या होगी? अलग अलग होगी, लेकिन एक ही दर्पण की फोकस दूरी को हम बदल नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर हमें ये बात लिखनी पड़ी कि फोकस दूरी क्या है? अचर राशि, जिसे बदला नहीं जा सकता। अर्थात अलग अलग दर्पणों के लिए यह अलग अलग हो सकती है, लेकिन दर्पण अगर एक ही होगा तो उसकी फोकस दूरी उतनी ही रहेगी जिससे वो कटकर बना हुआ है। ठीक है, ये हो गई दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा। दर्पण से संबंधित परिभाषा से में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जरूर रिमार्क करके आपको लिखना है। अब यहाँ पर आता है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब होता क्या है? जैसे मान लेते हैं हमारे पास प्रकाश किरण किसी दर्पण पे आती है। ठीक है, ये दर्पण पे आई हमारे पास, एक प्रकाश किरण आई, आने के बाद क्या होगा? टकरा कर वापस चली गई। और दूसरी प्रकाश किरण ऐसे आई और ऐसे आकर क्या हो रही है? यहाँ पर वापस चली जा रही है। तो दोनों प्रकाश किरण जब आती हैं, आने के बाद क्या होती है? परावर्तित होती हैं। तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? यहाँ पर ये मिल रही नहीं मिल रही है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे प्रतिबिंब क्या बोला, किसे कहते हैं, क्या कहेंगे हम? कि
परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या कहेंगे? हम प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब को अपनी परिभाषा में हम इसको परछाई भी बोलते हैं, ठीक है। परछाई मतलब कि इमेज। अब आप देखिए, अगर इसकी हम वैसे परिभाषा बताए क्या बता सकते हैं? अर्थात दो प्रकाश किरणों के कटान बिंदु, दो प्रकाश किरणों के क्या करते हैं हम? कटान बिंदु को क्या बोलेंगे हम? जहां पर एक प्रकाश किरणें आपस में कटती हैं परावर्तन के पश्चात, तो दो प्रकाश किरणों के परावर्तन के पश्चात कटान बिंदु को क्या बोला जाता है? प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। और इसलिए अब आता है यहाँ पर प्रतिबिंब की परिभाषा। प्रतिबिंब हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए, जब हमारी प्रकाश किरणें वास्तविक तरीके से मतलब रियल रूप से मिलती हैं, आई टकरा कर इधर चली गई, आई टकरा कर यहाँ चली गई, और उसके साथ साथ ठीक है, और उसके साथ साथ प्रकाश किरण यहाँ पर आई आपके पास इस वाले में, यहाँ पर नीचे से आई और यहाँ से टकरा कर इधर चली गई। यहाँ पर जब प्रकाश किरण आ रही है, टकरा रही है, तो टकराने के बाद क्या हो रही है? निश्चित तरीके से मुड़ रही है, निश्चित रूप से ही मिल रही है। तो यहाँ पर रियल क्या हो रहा है? मीटिंग हो रही है। इसलिए रियल मीटिंग होने से जो प्रकाश प्रतिबिंब बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक को इंग्लिश में कहीं कहा जाता है रियल इमेज। क्या कहते हैं हम? रियल इमेज। तो अगर हम पूछे वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो क्या बताएंगे आप? जब प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से मिलती हैं, तो वास्तविक रूप से मिलने से जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरा कौन सा होगा? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? जब प्रकाश की किरणें हमारे पास कोई दर्पण लेते हैं, दर्पण से परावर्तन तो होती हैं, लेकिन परावर्तन होने के बाद वो दूसरी ओर नहीं जाती, बल्कि एक ही ओर क्या होती है? ऐसे फैल जाती हैं। जब ये प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फैल जाएंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इधर साइड मिली नहीं लेफ्ट साइड, तो हमें क्या करना पड़ता है? दूसरे साइड इसको मिलाते हैं। जब दूसरे साइड मिलाते हैं तो हम डॉटेड लाइन से ही मिलाते हैं। तो डॉटेड लाइन से मिलाते हैं क्योंकि प्रकाश किरण हमें वास्तविक रूप से नहीं मिल रही थी। इसलिए जब प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिली तो कैसे मिलेंगी? यहाँ पर हम आभासी रूप से मिलती हैं, ठीक है। मतलब दूसरी ओर तो जा तो नहीं रही, लेकिन इसको हम जबरदस्ती आगे की साइड जाकर देख रहे हैं कि कहाँ से ये आ रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? वह प्रतिबिंब जो आभासी रूप से प्रकाश किरणों के मिलने से बनता है, ठीक है, उसे हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। और यहाँ पर आ रहा है आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होगा। मतलब अगर वस्तु सीधी ऐसे रखी जाएगी, अगर वस्तु को हम ऐसे सीधा रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा क्या होगा? सीधा बनेगा। लेकिन आभासी वास्तविक प्रतिबिंब क्या बताया हमने? वस्तु को हम सीधा रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ये हुआ आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब और ये वाला हुआ आभासी प्रतिबिंब। यहाँ पर दोनों के बीच अंतर लिखा गया, तो आइए अंतर को समझते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं। और आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब किसी बिंदु पर प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से नहीं बल्कि आभासी रूप से मिलती हैं, तो इसको हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? अभी हमने बताया उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। और एक बात, वास्तविक अगर प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनने से हमारे पास जो आवर्धन प्राप्त होता है इसको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक आवर्धन बोलते हैं। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब के आवर्धन को वास्तविक आवर्धन, और अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है तो आभासी प्रतिबिंब के बनने से जो आवर्धन प्राप्त किया जाता है उसे हम आभासी आवर्धन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात आपको? ये हुआ प्रतिबिंब और प्रतिबिंब से संबंधित परिभाषा, और उसके साथ साथ प्रतिबिंब के प्रकार और प्रतिबिंब के दोनों प्रकार में अंतर, ठीक है। अब अगला टॉपिक चलते हैं यहाँ पर। अब आता है यहाँ पर प्रतिबिंब बनाने के नियम, कि जब भी हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो वहां पर कुछ बातें याद रखनी है। जो रूल है उसको हमें याद करना पड़ेगा कि कब हम क्या क्या रूल लगाएंगे और कैसे हम प्रतिबिंब बनाते हैं। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम में यहाँ पर 3 नियम लिखे गए हैं। हालांकि 3 ही नियम होते हैं। पहला नियम क्या आ रहा है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो वो परावर्तन के पश्चात हमेशा क्या होगी? मुख्य फोकस से होकर ही जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है? वक्ता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वक्ता केंद्र से ही होकर जाएगी। तीसरा क्या नियम है? तीसरा नियम आपको आगे मिलेगा।
तीसरे नियम है, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं क्या ये कहानी बताया जा रही है। ठीक है, कहानी में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको हम एक दर्पण लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये कौन सा दर्पण है, ये हमारे पास अवतल दर्पण है। ठीक है, अब अवतल दर्पण है तो हम पहले इसके संबंधित परिभाषा को पहले लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधी लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हमारी जो सीधी लाइन होगी ये हमारी क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमारा ध्रुव हो जाएगा, ये हमारा केंद्र हो जाएगा और ये हमारा मुख्य फोकस हो जाएगा। अब देखिए पहला रूल ये कहता है, अगर ये हमारी ये वाली लाइन मुख्य अक्ष है, ये हमारी लाइन कौन सी है, ये हमारी बात, ये हमारे पास मुख्य अक्ष वाली लाइन है। तो देखो पहला रूल अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, देखिए ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है ना, तो परावर्तन अगर करेगी प्रकाश किरण तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। ये कहाँ से जा रही है हमारे पास, ये मुख्य फोकस से जा रही है। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या पढ़ा हमने कि अगर कोई प्रकाश की किरण, इसको हम थोड़ा सा इरेज करें ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरा नियम हमने ये कहा कि अगर कोई प्रकाश की किरण क्या होगी, वक्तक केंद्र की ओर आएगी। देखिए वक्तक केंद्र की तरफ आ रही थी ऐसे, तो क्या होगी, ये परावर्तित होगी तो वक्ता केंद्र से क्या होगी, रिटर्न चली जाएगी। मतलब वक्ता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण वक्ता केंद्र से ही क्या होगी, वापस चली जाती है। तीसरा नियम क्या पढ़ा हमने, तीसरा नियम ये देखा, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर आती है, देखिए मुख्य फोकस की तरफ आ रही है, अब ये परावर्तित होगी तो कहाँ जाएगी, ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये तीन नियम हमने पढ़ा, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहला नियम, मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर वाली फोकस से जाएगी, दूसरा केंद्र वाली केंद्र से वापस जाएगी और तीसरा क्या है, मुख्य फोकस से जाने वाली मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अब आपको कब ये समझ में आना है कि कब हम कौन सा रूल लगाएंगे। ठीक है, रूल लगाने का मतलब ये है कि हमें इन तीनों नियम में से कौन से दो नियम लगाकर हम प्रतिबिंब का इमेज का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब हम बना सकते हैं। क्योंकि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें केवल क्या जरूरत पड़ती है, दो नियमों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ पर हम एक अवतल दर्पण लेते हैं, देखिए कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया, ये मुख्य वक्ता केंद्र हो गया और ये मुख्य फोकस हो गया। मान लेते हैं हमारे पास एक प्रकाश किरण कहाँ पे, एक वस्तु कहाँ रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है वक्ता केंद्र के पीछे। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एक वस्तु को वक्ता केंद्र के हमने पीछे रखा हुआ है। अब आपको पूछ रहे हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रूल लगाएंगे, तीन में से दो लगाएंगे। तो पहला तो हमेशा एक मुख्य अक्ष के समांतर ही जाएगा। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गया, ये कहाँ से जाएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर वाला फोकस से ही जाएगा। ठीक है, ये इसको हम कंप्यूटर में बनाए इसलिए आपको थोड़ा सा हो सकता है समझ में कम आए, लेकिन आप स्किल से बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। ये पहला रूल। अब दूसरा रूल हम देखेंगे वस्तु के पास निकट कौन पॉइंट है, निकट हमारा वक्ता केंद्र है, इसलिए दूसरा पॉइंट हमारा वक्ता केंद्र से वाला जाएगा। तो अगर कोई प्रकाश किरण वक्ता केंद्र से जाएगी तो क्या होगी, वक्ता केंद्र से ही देखिए वापस चली जाएगी। तो दोनों प्रकाश किरणें कहाँ पर मिली, इस बिंदु पर मिली, जो क्या है, सी और एफ के बीच में इस बिंदु पर मिली। इसलिए यहाँ से यहाँ तक जो लाइन खींचेंगे ये हमारा किसको बताएगा, ये बताएगा हमारे पास प्रतिबिंब को। किसको बताएगा, ये बिंदु प्रतिबिंब को कहेगा। तो आप देखा जाए तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो है वास्तविक। क्यों, क्योंकि वास्तविक रूप से मिल रही है। और कैसा प्रतिबिंब है, ये उल्टा है और वस्तु से क्या है, यहाँ पर छोटा है। तो ये आप ऐसे करके आप इमेज बना सकते हैं। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर अगर वस्तु को वक्ता केंद्र के पीछे रखते हैं, प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ये हुए हमारे पास प्रतिबिंब बनाने के नियम। और प्रतिबिंब का नियम के जो बनाने के जो रूल पड़ते हैं उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हालांकि आगे हम आप हो सकते हैं इसके लिए अगला वीडियो आपको बना दें ताकि आपको और अच्छे समझा सकें। हम थोड़ा सा आगे टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे यहाँ पर रखा हुआ है ये नियम कि अगर हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो देखिए अवतल दर्पण लिया है, यहाँ पर देखिए सारे दर्पण का अगर देखा जाए ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण है। तो पहली स्थिति आई अनंत पर, अगर हम वस्तु तो ए बी वस्तु है, इसको अनंत पे रखेंगे, अनंत से सारी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी और समांतर वाली सभी प्रकाश किरणें कहाँ पर मिलेंगी, ये फोकस पर ही मिलती हैं। इसलिए
अगर वस्तु अनंत पर होकर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्योंकि वास्तविक रूप से मिल रही है। और कैसा होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत छोटा मतलब बिंदु आकार होगा। दूसरा देख लीजिए कहाँ पर रख रहे हैं हम प्रतिवस्तु को, वस्तु को देखिए ये हमारे पास वक्ता केंद्र, ये वाला पॉइंट, और वक्ता केंद्र के पीछे रख रहे हैं। तो देखिए मुख्य के समांतर जा रही है प्रकाश किरण, कहाँ जा रही है, फोकस से जा रही है। और दूसरा केंद्र वाली कहाँ जा रही है, केंद्र से वापस चली जा रही है। देखिए दोनों प्रकाश किरण यहाँ पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसलिए सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक रूप से भी इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ये इस टाइप से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप इसको आप समझ लेंगे तो आपको इमेज बनाना आ जाए। और ये भी अलग अलग स्थिति पर भी प्रतिबिंब कैसे बनाया जाए, इसीलिए हम आपको अलग से वीडियो बता देंगे। आगे टॉपिक चलते हैं। अब आता है यहाँ पर दर्पण का उपयोग। अब दर्पण का उपयोग देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहले आता है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग देखिए कहाँ कहाँ की, ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित दर्पणों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, या अवतल दर्पण के दो उपयोग या उत्तल दर्पण के दो उपयोग बताइए। तो देखते चलते हैं, पहला अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कारण के साथ बताते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले आ रहा है अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों, अग्रदीप मतलब हेडलाइट में क्या किया जाता है, हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और इसका कारण क्या है, तो अवतल दर्पण में देखिए जब भी कोई वस्तु मुख्य फोकस पे रखी जाती है, मान लीजिए केंद्र अवतल दर्पण है और वस्तु फोकस पे रखी जाती है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, प्रतिबिंब हमारा बन जाता है अनंत पर, अनंत पर बन जाता है। इसलिए अगर हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग प्रकाश अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे तो ये हमें सीधा समांतर प्रकाश किरण लंबी दूरी तक प्राप्त मिल जाएगा, जिससे हमें आसानी से वाहन चलाने में आसानी हो जाएगी। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीपों में दूर तक किरण पुंज को प्राप्त करने के लिए या शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। दूसरा रूल है, क्या है ये, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर करते हैं, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने मतलब सेविंग दर्पणों में किया जाता है। जिससे हम दाढ़ी मूछ वगैरह बनाते हैं, उस दर्पण को हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण के में इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए क्यों करते हैं, रीजन समझा रहे हैं हम आप। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये केंद्र ध्रुव हो गया और ये केंद्र हो गया और ये फोकस हो गया। अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाती है तो आपने पढ़ा होगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। इसलिए अगर हम बड़ी फोकस दूरी वाला कोई दर्पण लेते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी। और कोई इंसान अपने चेहरे को देखेगा तो वो ध्रुव और फोकस के बीच में अपने चेहरे को रखेगा, तो जिसके कारण प्रतिबिंब क्या होता है, हमें प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से बड़ा दिखाई देने लगता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम प्रतिबिंब, बड़े प्रतिबिंब बनाने में या सेविंग दर्पणों में इसका उपयोग करते हैं। अगला भी यही सेम कंडीशन है कि ये दंत विशेषज्ञ भी क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी तो बनेगा लेकिन वस्तु से छोटा बनता है। और अवतल दर्पण में हमारे पास एक स्थिति है जब प्रतिबिंब आभासी भी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। तो वो कौन सी स्थिति, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाती है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग हम अवतल दर्पण में करते हैं। अगला, अवतल दर्पण में इसलिए इसका उपयोग, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अगला उपयोग आ रहा है आपके पास, सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को एक स्थान पर केंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से मिलती है और सही तरीके से मिलेंगी, वहां पर जल्दी से क्या हो जाएगी, ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी और जल्दी से आसानी से हमारे पास खाना पक जाएगा, जिसको हम सोलर कुकर या सौर भट्टी कहते हैं। ये हुआ अवतल दर्पण का उपयोग। और उत्तल दर्पण के उपयोग की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो वाहन जब चलाते हैं तो वाहन का जो साइड शीशा होता है, साइड मतलब कि रियर मिरर, बैक वाले इमेज को देखने के होता है, मतलब कि पीछे इमेज को देखने, जो हमारे पास प्रसिद्ध इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, दर्पण उपयोग करते हैं, वो उत्तल दर्पण होता है। अब कारण क्या है, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है और इसका क्षेत्र विस्तार ज्यादा। अब क्षेत्र विस्तार क्या, ये समझाते हैं आपको हम। क्षेत्र विस्तार का मतलब ये है कि अगर हम कोई सीधा दर्पण लेंगे तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही रेंज कवर करेगा। लेकिन अगर हम कोई कौन सा दर्पण लेंगे, उत्तल दर्पण लेंगे, उत्तल दर्पण होने से इसका देखो ये एरिया क्या हो गया, इसे दोनों साइड एरिया बढ़ गया, नहीं मतलब इसका जो रेंज है वो रेंज क्या हो गया, लंबा हो जाता है। इसलिए उत्तल दर्पण आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, पहला कारण है। और दूसरा कारण है, वस्तु से जो है आभासी, उसके साथ वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग हम
वाहनों के पीछे वाले दृश्य को, पश्च दृश्य को देखने के लिए करते हैं। अगला गा रहा है यहाँ पर, उत्तल दर्पण को प्राथमिक दृष्टि दी जाती है क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव आभासी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। फिर लिखा है देखो, सड़क पर जो हमारे पास लैंप होते हैं उस लैंप में भी हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया ना, प्रकाश कणों को दूर तक फैला सकता है। यहाँ तक कि जो हमारा जो है बल्ब होता है, बल्ब के अंदर भी हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारे पास कुछ दर्पण, दर्पण संबंधित परिभाषाएं और बहुत सारी चीजें। अब आ जाएगा यहाँ पर दर्पण की वस्तु से दूरी, दर्पण की फोकस दूरी और दर्पण की वक्रता जब में संबंध। और इन सारी चीजों को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, इससे न्यूमेरिकल भी हम, ताकि आपको आसानी से समझा सकें। ठीक है, इस वीडियो के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है।